सो हेलो एवरीवन, आज जो मैं आपका टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ वो है आपका हीट ऑफ कंबशन और एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप एक बार देख लीजिए इसकी डेफिनेशंस क्या हैं, नोट कर लीजिए आप पेपर पे। अब मैं आपको बता देती हूँ। इसमें देखो क्या, जैसे आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं इसकी। द हीट ऑफ कंबशन ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द हीट change usually the heat evolved when 1 mole of substance is completely burned or oxidized in oxygen। तो आपको इस डेफिनेशन में जो नोट करने वाली बातें, एक तो देखो क्या है, आपका जो सब्सटेंस होना चाहिए वो आपका होना चाहिए 1 मोल। आप देखिए 1 मोल आपका सब्सटेंस होना चाहिए। उसके बाद आप देखिए कि कंप्लीटली बर्न और ऑक्सीडाइज्ड इन ऑक्सीजन। मीन्स आपकी हीट ऑफ कंबशन या एंथैल्पी ऑफ कंबशन आपकी तब होगी जब आप किसी भी मॉलिक्यूल का या किसी भी उसका 1 मोल तो आप लोगे सब्सटेंस का, और उसके बाद उसे कम्प्लीटली बर्न करोगे या ऑक्सीडाइज्ड ऑक्सीजन करोगे, तब जाके आपकी जो हीट रिलीज होगी वो उस टाइम पे आपकी हीट ऑफ कंबशन या एंथैल्पी ऑफ कंबशन होगी। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल ही देके समझाती हूँ इसका। मैंने आपसे कहा कि मैं कार्बन की, आप बताइए कि हीट ऑफ कंबशन आपकी क्या होगी। तो देखो क्या है, कार्बन आपका वही हो गया सॉलिड। मैंने एक बार इसको कर दिया CO2 गैसियस। इस टाइम पे जो है आपकी कुछ हीट आपकी निकली है। अच्छा, एक वर्ड और है इसमें जो इसमें यूज हुआ है, यूजुअली द हीट इज इवॉल्व। यानी आपका हीट ऑफ कंबशन या एंथैल्पी ऑफ कंबशन आप जब भी करेंगे तो आपकी हमेशा मोस्टली टाइम आप देखेंगे कि आपकी हीट जो है आपकी इवॉल्व हो रही है, यानी आपकी हीट जो है रिलीज़ हो रही है। तो मैंने इसका पहले भी बताया था कि जब भी आपके क्या है रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपके टूटते हैं तो उस टाइम पे आपको जो है बॉन्ड तोड़ते टाइम कुछ ना कुछ आपको एनर्जी देनी पड़ती है। तो उस टाइम पे एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होता है, और जब आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है उस टाइम पे जब होता है आपका हीट जो है आपकी रिलीज़ होती है, उस टाइम पे आप स्टेबल कंपाउंड को ही बना रहे होते हैं। तो इसमें यही कहा है कि आपके हमेशा जो है हीट जो होगी वो आपकी मोस्टली जो है आपकी यूजुअली इवॉल्व होती है। दैट मीन्स कि आपको जो है प्रोडक्ट में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है वो आपकी ज़्यादा है कंपैरिजन टू जो आपको तोड़ने के लिए हीट देनी पड़ रही है। इसका बेसिकली आप मतलब यही समझ सकते हैं। अब क्या है देखो, अब इसका कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड या बर्न, इसका मीन्स क्या है आपका, एक तो कार्बन सॉलिड है, मैंने ऑक्सीडाइज करा, CO2 गैसेस बन गया आपका, और डेल्टा H हीट आपकी निकल गई। फिर से मैंने कार्बन सॉलिड लिया और मैंने ले लिया आपका हाफ O2 मॉलिक्यूल, और इसको कार्बन मोनोऑक्साइड में मैंने कन्वर्ट कर दिया, और उस टाइम पे भी कुछ ना कुछ मेरी हीट निकल गई। तो आप इसे हीट ऑफ कंबशन कहोगे या इसे हीट ऑफ कंबशन कहोगे। तो आपका देखो क्या है, 1 मोल तो इसमें भी है, 1 मोल इसमें भी है, लेकिन इस वाले केस में आपका कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड है, इस वाले केस में आपका कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड नहीं है। तो आप इसे जो है हीट ऑफ कंबशन नहीं कह सकते कार्बन की। आप कार्बन की हीट ऑफ कंबशन किसे कहेंगे, जिसमें आपका CO2 गैसेस बनना है, उसे आप हीट ऑफ कंबशन आप कहेंगे कार्बन की। ठीक है, ये आपको मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको लेके समझाया है, तो आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि हीट ऑफ कंबशन और आपके एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होती है। कि 1 ऑफ सम मोल ऑफ सब्सटेंस आपको क्या करना है, बर्न करना है, ऑक्सीडाइज करना है, और वो भी आपको कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज करना है। जैसे आपका कार्बन अगर कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होगा तो वो CO2 गैसेस फॉर्म करेगा, ना कि आपके CO। अब कुछ के मैं आपको क्या है कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज करने पे आपका बनता क्या है वो लिख देती हूँ आपको, इससे आपको हेल्प हो जाएगी हीट ऑफ कंबशन की आपकी रिएक्शन लिखने के लिए। जैसे आपका कार्बन जो है जब भी आपका कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड होगा तो वो CO2 गैसियस मॉलिक्यूल आपका बनाएगा, ना कि आपका कार्बन मोनोऑक्साइड में आपका होता है। और हाइड्रोजन जो है जब भी वो आपका कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड होगा वो H2O लिक्विड बनाएगा आपका, ना कि आपका बनाएगा आपका, क्या आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है ये वाला हाइड्रोजन जब भी आपका कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड होगा आपका H2O लिक्विड बनाएगा। इसी तरीके अगर आप सल्फ़र देखें तो सल्फ़र आपका SO2 गैसेस में कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड होता है आपका। उसके अलावा आप नाइट्रोजन का देख सकते हैं, नाइट्रोजन जब भी आपका ऑक्सीडाइज्ड होता है कम्प्लीटली तो आपका NO2 गैसेस बनाता है। Na का देख सकते हैं आप,
जितनी भी एल्कली मेटल हो गई मोस्टली आपके NO2 में O टाइप में यानी M2O टाइप में आपकी ऑक्सीडाइज होती हैं। तो ये कुछ के मैंने आपको कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज आपकी फॉर्म लिख दी है। अब मान लीजिए इसी तरीके में मैं आपसे पूछ लेती हूँ, आप CH4 के लिए आपकी कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड वाला क्वेश्चन आप करिए तो आप कैसे करते हैं। तो देखो आपका क्या है, CH4 है इस टाइम पे, तो CH4 को आपको कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज करना है। तो कार्बन का आपका ऑक्सीडाइज फॉर्म क्या बनेगी, कम्प्लीटली CO2 गैसियस, और हाइड्रोजन के आपके क्या है, 4 हाइड्रोजन है। तो इसको जब आप कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, 2H2O। अब हम देख लेंगे, और ये भी आपका बनेगा लिक्विड में, ना कि गैसेस फॉर्म में। इसकी जो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज फॉर्म होती है उस वो हाइड्रोजन की H2O होती है। अब देखो क्या है इसमें, अब ऑक्सीजन देख लेंगे हम कितने इन्वॉल्व हुए हैं, 2 ऑक्सीजन ये हो गए, 2 ऑक्सीजन ये हो गए, तो हम 2O2 गैसेस ले लेंगे। तो ये इसकी हीट ऑफ कंबशन की रिएक्शन हो गई। हमेशा आप ध्यान रखना यहाँ पे जो आपको लेना है वो आपको 1 मोल ही आपको लेना है। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल और लिख के आपको बता देती हूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि 1 मोल और 2 मोल्स का आपका मतलब आपका क्या हो गया है। ये आपको पता ही चल गया होगा कि किस किस की ऑक्सीडाइज फॉर्म जो है आपकी क्या होती है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं आपका लिखती हूँ, मैंने लिख दिया आपका 2H2 लिख दिया प्लस आपका लिख दिया O2, ये आपका ऑक्सीडाइज्ड होता है और आपको देता है 2H2 लिक्विड। तो क्या आप इस रिएक्शन में जो इन्वॉल्वमेंट हो रहा है हीट का, उसे आप हीट ऑफ कंबशन कह सकते हैं। हीट ऑफ कंबशन की डेफिनेशन में आपने क्या पढ़ा था कि 1 मोल होना चाहिए आपका, और यहाँ पे आपके कितने हो गए, 2 मोल। तो 2 मोल हो गए, तो ये आपका हीट ऑफ कंबशन का नहीं हुआ, ये आपका इसलिए हीट ऑफ कंबशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ये आपकी H2 की हीट ऑफ कंबशन नहीं आएगी इस केस में अगर आप निकालेंगे तो। उसी तरीके से मैं एक आधा एग्जाम्पल और लिख के बता देती हूँ। मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया NH3 का ही हीट ऑफ कंबशन आप लिख के बताइए क्या होगा। तो देखो NH3 की हीट ऑफ कंबशन की रिएक्शन अगर आपको लिखनी होगी तो आप क्या करोगे, NH3 का लेके चलोगे 1 मोल, तो वही मैंने NH3 का 1 मोल ले लिया और उसके बाद इसको क्या करा, इसकी ऑक्सीडाइज फॉर्म बना दी। नाइट्रोजन की आपकी NO2 गैसियस होती है, ये आपको पता ही होगा। उसके अलावा हाइड्रोजन की आपकी होती है लिक्विड फॉर्म, तो आपकी आ जाएगी 3/2 H2O लिक्विड, क्योंकि आपके 3 हाइड्रोजन इसमें इन्वॉल्व हैं। और आपका यहाँ पे ऑक्सीजन कितने यूज़ हुए हैं, O2 ये हो गया, 3/2 आपका ये हो गया, तो आपका हो गया 7/2 चाहिए है आपको ऑक्सीजन, यानी 7/4 O2 गैसेस आपको चाहिए होगी, तब जाके आप का ये जो है कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड होगा। तो ये आपका NH3 का हो गया। इसी तरीके से आप किसी का भी हीट ऑफ कंबशन का आप जो है रिएक्शन जो है आप लिख सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है, आपको 1 मोल ऑफ सब्सटेंस लेना है और आपको कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज करना है। जैसे आप हाइड्रोजन देखोगे वो आपका H2O लिक्विड में कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड होता है, और आपका जैसे ब्रोमीन क्या कहते हैं कार्बन हो गया वो आपका CO2 गैसेस में कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है। सल्फ़र है, सल्फ़र आपका SO2 गैसेस में कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है। और उसके बाद जैसे आप और एग्जांपल भी देख सकते हैं, जैसे आपका मैंने बताया था सल्फ़र का बताया है, और आपको बताया है Na या जितने भी आपके एल्कली मेटल्स हो गए वो आपके NO2 टाइप में ऑक्सीडाइज्ड होते हैं। अच्छा, अब मैं एक बात और बता दूं आपका, इसमें कार्बन जैसे आप मान लीजिए आपको पता है 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कार्बन, एक आपका ग्रेफाइट फॉर्म में होता है और एक आपका डायमंड फॉर्म में होता है। तो ऐसा कहीं भी नहीं है कि आपका कार्बन का कंबशन या हीट ऑफ कंबशन आपकी तभी होगी जब आप ग्रेफाइट को करोगे ऑक्सीडाइज।
जैसे आपने देखा था हीट ऑफ फॉर्मेशन में आप क्या कर रहे थे, हमेशा ग्रेफाइट ही कंसीडर कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो उसकी एलिमेंटल फॉर्म थी। बट इसमें ऐसा नहीं होता है। अगर हमें हीट ऑफ कंबशन निकालना हो तो किसी की भी एलिमेंटल फॉर्म की कोई ज़रूरत नहीं है, हम किसी का भी निकाल सकते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का निकालना हो तो हम उसका भी हीट ऑफ कंबशन आपका निकाल सकते हैं। इसमें एलिमेंटल फॉर्म की आपकी कोई नीड नहीं होती है। अब क्या है, तो ये भी आपका हीट ऑफ कंबशन का एग्जाम्पल है, ये भी हीट ऑफ कंबशन का एग्जाम्पल है। अगर आपसे पूछ ले कि कौन सी रिएक्शन सही होगी हीट ऑफ कंबशन के लिए, तो दोनों ही आपकी सही हैं। लेकिन अगर आपको दिया है तो सही है, और अगर नहीं दिया है तो आपको हमेशा कार्बन ग्रेफाइट ही कंसीडर करके चलते हैं। आप उसकी डायमंड फॉर्म कंसीडर करके कम ही चलते हैं, क्योंकि डायमंड ईजिली नहीं मिलता है आपको पता ही होगा। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर लगाना पड़ता है तब जाके आपकी डायमंड फॉर्म एग्जिस्ट करती है। तो इसलिए आप मोस्टली अगर कार्बन नहीं दिया है, कहीं भी दिया है, तो आप ग्रेफाइट फॉर्म ही इसकी कंसीडर करके चलेंगे। तो ये आपको मैंने कुछ बातें बता दी हैं इसके बारे में, हीट ऑफ कंबशन के बारे में। हीट ऑफ कंबशन आपका वही है, 1 मोल ऑफ आपका सब्सटेंस होना चाहिए, यानी आप 1 मोल को ऑक्सीडाइज करेंगे और आपको करना है कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज। मीन्स कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज आपका जैसे कार्बन है तो वो CO2 गैसेस में चेंज होना चाहिए, हाइड्रोजन है तो H2O लिक्विड में हो जाना चाहिए, नाइट्रोजन है NO2 गैसेस में हो जाना चाहिए, सल्फर है SO2 गैसेस में हो जाना चाहिए। आपका मतलब कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होना चाहिए। अब सेकंड एक इसमें जो आता है टर्म, वो है आपका कैलोरीज वैल्यूज़ ऑफ फ्यूल और फूड। इसका मतलब क्या है आपका, तो देखो क्या है कैलोरीज वैल्यू, मतलब क्या होता है, जैसे हम कुछ भी आपका ह्यूमंस जो हैं, हम लोग जो हैं, हम जो खाते हैं पीते हैं, हमें उसी के द्वारा एनर्जी, अभी मैं बोल रही हूँ तो मेरी इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी लग रही है। तो वो एनर्जी जो मुझे मिल रही है वो मुझे कहाँ से मिल रही है, तो जो मैं खाती हूँ पीती हूँ कुछ भी है, या आप लोग जो कुछ भी खाते पीते हैं, वो आपका क्या है, सबसे पहले आपका कन्वर्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट्स आप लेते हैं, इंटेक करते हैं, जैसे मान लीजिए रोटी खा रहे हो आप या कुछ भी कर रहे हो, सब में आपका कार्बोहाइड्रेट है। वो कार्बोहाइड्रेट एंजाइम की हेल्प से आपका क्या होता है, ग्लूकोज में आपका कन्वर्ट हो जाता है, यानी कन्वर्ट हो जाता है C6H12O6 में, ये आपको पता होगा। और फिर उसके बाद क्या होता है, हम जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, यानी जब हम सांस लेते हैं तो उस टाइम पे जो हमें ऑक्सीजन हम लेते हैं उसके द्वारा ये जो फूड होता है, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, यानी ये ग्लूकोज जो होता है वो हमारा ऑक्सीडाइज्ड होता है और हमें क्या होता है, एनर्जी मिल जाती है। जैसे आप इसी की रिएक्शन लिखने बैठोगे तो आपका आ जाएगा 6CO2 प्लस कुछ नहीं है, आप इसको बैलेंस कर ही लोगे। कार्बन है, 6 कार्बन है, मैंने आपको बताया था कार्बन की एलिमेंटल फॉर्म, अगर मतलब एलिमेंटल फॉर्म कह रही हूँ सॉरी, अगर आपकी ऑक्सीडाइज कम्प्लीटली फॉर्म होगी तो CO2 गैस होगी, तो आप 6 कार्बन को 6 CO2 में कन्वर्ट कर देंगे। फिर आपका आ गया H12, 12 हाइड्रोजन है, उसको कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 6H2O, यही आ जाएगा आपका 12। वो हो गए, ऑलरेडी आपके 6 ऑक्सीजन इसमें थे ही, तो आपके 12 ऑक्सीजन तो ये वाले हो गए और आपके 6 ऑक्सीजन ये हो गए, 18 ऑक्सीजन आपके इन्वॉल्व हो गए, 6 थे इसमें तो 6 O2 आप और ले लोगे। और इसमें जो भी हीट आपकी निकलेगी, और ये आपकी निकलती है, मैं आपको बता देती हूँ 2900 किलो जूल के बराबर ये आपकी निकलती है, यानी प्लस 2900 किलो जूल मोल इनवर्स। आप पर मोल को ऑक्सीडाइज कर रहे हो तो इसलिए इसकी जो वैल्यू आएगी वो भी आपकी क्या आएगी, किलो जूल मोल इनवर्स में आएगी। 2900 किलो जूल मोल इनवर्स आपकी होती है। तो देखो क्या है, आपको पता चल गया होगा कि आपको जितने भी आप वो ले रहे हो, खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो, वो आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। और ग्लूकोज जो होता है, जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, यानी जब हम सांस लेते हैं उस टाइम पे जो ऑक्सीजन हम लेते हैं उसके द्वारा ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और हमें क्या है, एनर्जी मिलती है। अब आपको पता है सबकी जो है अलग अलग होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हमने पराठा खाया तब भी हमें उतने ही कैलोरीज मिल रहे हैं हमें, या हमने आपका रोटी खाई, सूखी रोटी खाई तो उसमें भी हमें उतनी मिल रही है। तो वही चीज़ जो जिससे हम कंसीडर करते हैं वही हमारी होती है कैलोरीज वैल्यू ऑफ फ्यूल और फूड। मतलब कौन हमें कितनी कैलोरीज दे रहा है, जिस चीज़ का हमें पता जो चलता है वो हम इससे ही लगाते हैं, कैलोरीज वैल्यू ऑफ फ्यूल और फूड से आपकी, यानी वो कितना एफिशिएंस है या कितनी आपको कैलोरीज दे रहा है। आपको जैसे पता ही है
नॉर्मली आपका भैंस का दूध जो होता है या गाय का दूध, आप देखो गाय का मिल्क देखोगे आप, काऊ का मिल्क देखोगे या बफेलो का मिल्क देखोगे आप, तो आपको क्या है, जो बफेलो का मिल्क होता है उसमें कैलोरीज ज़्यादा होती हैं, वो आपका देखा होगा आपने ज़्यादा गाढ़ा होता है कंपेरिजन टू आपके काऊ के मिल्क के। तो इसी तरीके से ये हमें कंपैरिजन करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका वो करते हैं कैलोरीज वैल्यूज़ ऑफ फ्यूल और फूड का वो। अच्छा, तो कैलोरीज वैल्यू की आप डेफिनेशन देखेंगे जैसे आप, तो इसमें साफ साफ मेंशन है द कैलोरीज वैल्यू ऑफ फ्यूल और फूड, किसी भी फ्यूल की या फूड की, यानी फ्यूल मीन्स पेट्रोल वगैरह की आप निकालते हैं, पेट्रोल डीजल वगैरह की, इज़ द अमाउंट ऑफ हीट इन कैलोरीज और जूल प्रोड्यूस फ्रॉम द कंप्लीट कंबशन इन 1 ग्राम ऑफ द फ्यूल। यानी इसमें आप क्या करते हो, 1 ग्राम ऑफ फ्यूल लेते हैं आप, किसी भी उसका आप 1 ग्राम ऑफ फ्यूल लेंगे और उसको कम्प्लीटली आप क्या कर दोगे, कंबशन कर दोगे या कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज कर दोगे, और उस टाइम पे जो आपकी हीट आपको निकलेगी या उस टाइम पे जो आपको जो हीट निकलेगी वो आपकी होगी हीट, ये जो होगी कैलोरीज वैल्यू ऑफ फ्यूल और फूड होगी, ये आपकी होगी। यानी आपको निकालने के लिए, कैलोरीज वैल्यू निकालने के लिए आप हीट ऑफ कंबशन ही निकालते हैं, लेकिन वो निकालते हैं आप पर ग्राम में। अगर आपने देखा हीट ऑफ कंबशन निकालते टाइम हम क्या करते हैं, पर मोल में निकालते हैं, 1 मोल का निकालते हैं, लेकिन अगर हमें वही कैलोरीज वैल्यू निकालनी होगी किसी की, यानी हमें पता चलना है कि लगाना है कि कौन सा हमारा कितना कैलोरीज दे रहा है, तो उसके लिए हम पर ग्राम का यूज़ करेंगे। यानी इसके मोलर मास से अगर हमें कोई भी चीज़ हमें किलो कैलोरी पर मोल में दी हुई हो, यानी मोल में दी हुई हो, तो हम उस सिंपली मोलर मास से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें देखो आप इसी रिएक्शन के लिए सोच लीजिए, अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि इसी रिएक्शन के लिए आप मुझे बताइए कि इसकी आपकी कैलोरीज वैल्यू या फ्यूल वैल्यू आपकी क्या होगी, तो आप क्या करेंगे, आपने क्या है जो करा है, ग्लूकोज को आपने ऑक्सीडाइज करा है, 6CO2 और 6H2O आपका बना है, तो ये आपने कितना करा है, 1 मोल करा है, इसका 1 मोल ही तो लेके चले हैं हम। तो आपकी जो डेल्टा H आई है वो उस टाइम पे आपकी आई है 2900 किलो जूल पर मोल इनवर्स। ठीक है, ये आपकी आई है हीट ऑफ कंबशन आपकी जो आई है, HC जो आई है। ठीक है, अब मैंने आपसे कह दिया आपको निकालनी है कैलोरीज वैल्यू ऑफ फ्यूल एंड फूड्स। तो कैलोरीज वैल्यू के लिए जैसे मैंने आपको बताया है, आपको इसके क्या करना पड़ेगा, मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मोलर मास निकालेंगे आप, अगर मोलर मास निकालने लग गए आप C6H12O6 का, तो आपको कितना आ जाएगा, कार्बन 6 है, 6 × 12, आपको पता होगा कार्बन का जो मोलर मास होता है वो आपका होता है 12, हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का आपका 16 होता है, ये आपको पता ही होगा। तो अब इसके हो गया 6 × 12 हो गया, प्लस 12 × 1 प्लस 6 × 16, तो आप इसकी कैलकुलेशन करोगे आपका 180 आ जाएगा, यानी इसका मोलर मास आया है 180। तो आपने क्या है, जब 180 ग्राम जब आपने बर्न करे होंगे तब जो आपकी हीट निकली होगी, तब जाके आपकी ये निकली होगी, आपको निकालनी है पर ग्राम की। तो आपसे अगर मैंने कहने लगूँ सिंपली कि आपके 10 किलो की कॉस्ट आपकी ये है, आपको 1 की निकालनी है, तो आप 10 से डिवाइड कर दोगे, यही तो करोगे, तो 180 ग्राम की आपकी आ गई है, यानी आपने 1 मोल बर्न करा है। तो आपको निकालनी है इसकी, तो आपकी जो ये आ जाएगी कैलोरीज वैल्यू आ जाएगी इसकी, वो आपकी कितनी आ जाएगी, इसको आप डिवाइड कर दोगे जब 180 से, तो आपकी आ जाएगी कैलोरी वैल्यू। आप निकाल के देख लेना, इसकी आएगी 16.1 के अप्रॉक्स आपकी वैल्यू आ जाएगी, ये आपकी आ जाएगी कैलोरी वैल्यू। तो आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस आपका कैलोरी वैल्यू और इसमें आपका क्या डिफरेंस होता है। मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया, अब आपको देखो मैंने अगर अभी भी समझ में नहीं आया हो आपको कैलोरी वैल्यू कैसे निकालनी होती है, सिर्फ उसके अगर आपको वो दे रखी हो, हीट ऑफ कंबशन दे रखी हो, तो जिसकी भी हीट ऑफ कंबशन दी हुई हो उसके ही मोलर मास से आप डिवाइड कर देंगे तो आपकी आ जाएगी
कैलोरीज वैल्यू ऑफ फ्यूल और फूड। अच्छा, अगर अभी भी आपको नहीं पता चला हो तो आप इनके कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे घी है, बटर है, चीज़ है, मिल्क है, बफेलो मिल्क है, आपका भैंस का दूध है और गाय का दूध है। तो आप देखेंगे घी की आपकी 37.65 है और इसकी बटर की 30.5 है, चीज़ की आप 40.56 है, मिल्क की आपकी इतनी है 4.9 और अगर गाय का दूध है तो उसकी है 2.2। तो आप जैसे जैसे देखेंगे जो जिसमें जैसे आपने देखा होगा घी से हमें कैलोरी ज़्यादा मिलती है तो उसकी जो कैलोरी वैल्यू है वो भी आपकी क्या है, ज़्यादा है। बटर से आपको उससे कम मिलती है थोड़ा, तो 30.5 है। चीज़ को आपको यानी पनीर जो होता है आपका, उससे आपको और थोड़ा, उसमें क्या होता है घी और चिकनाई उसकी सारी निकल ही जाती है, तो आपका मिल्क जो पनीर होता है उसकी कैलोरी वैल्यू जो है और ज़्यादा कम होती है, 14.56 होती है और मिल्क की जो होती है आपकी 4.90 होती है और आपके गाय के दूध की और कम होती है। इस तरीके से आप किसी भी ऐसी चीज़ की देखेंगे, जैसे आपने देखा होगा मोस्टली आपका सोयाबीन हो गया, कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा जो है उसमें क्या होती है कैलोरीज होती हैं, तभी आपने देखा होगा मोस्टली जो जिम वगैरह करते हैं वो बंदे आपकी सोयाबीन लेते हैं तो उसकी क्या है कैलोरी वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा हाई होती है, इसी वजह से हम उसे लेते हैं। यानी तो उससे क्या है उन्हें काम करने के लिए या उनको एक्सरसाइज करने के लिए ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है और वो ईज़िली अपना वर्कआउट कर पाते हैं। तो आपकी वही है कि कैलोरीज वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी। अब दो टाइप के वर्क होते हैं, बहुत से बंदे क्या है मेंटली वर्क करते हैं, बहुत से फिजिकल वर्क करते हैं। तो फिजिकल वर्क करने वालों को क्या है कैलोरी वैल्यू की आप देखोगे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मोस्टली आप देखोगे जो गांव के लोग होते हैं उनका जो खाना पीना है वो ज़्यादा आपके कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें लेते हैं कंपेरिजन टू उनके, देखेंगे आप शहर में जो लोग लेते हैं। तो ये आपका समझ में आ ही गया होगा कैलोरीज वैल्यू और उसका एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपसे करा देती हूँ। अब जैसे फ्यूल में की भी आप निकाल सकते हैं, मैं आपसे पूछती हूँ, एक क्वेश्चन है ये कि आपको बताना है इसमें से बेस्ट फ्यूल आपका कौन सा होगा। जैसे मैंने आपको दे दिया CH4 दे दिया और इसकी हीट ऑफ कंबशन की वैल्यू आपको दे दी मैंने 600 किलो कैलोरी पर मोल और आपको दे दिया C2H6 दे दिया और इसके हीट ऑफ कंबशन की वैल्यू दे दी मैंने आपको 900 किलो कैलोरी पर मोल। और मैंने आपसे पूछ लिया कि इन दोनों में से आप बताइए कि इनमें दोनों में से कौन सा आपका बेस्ट फ्यूल है। तो बेस्ट फ्यूल के एग्जाम्पल निकालने के लिए आप क्या करोगे, पहले इसकी कैलोरीज वैल्यू निकालोगे। कैलोरीज वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया क्या करोगे, आप मोलर मास से डिवाइड कर दोगे। अगर आपको किलो कैलोरी पर मोल में दी हुई हो यानी हीट ऑफ कंबशन दी हुई होती है तो वो आपको पता ही है किलो कैलोरी पर मोल में दी होगी या किलो जूल पर मोल में दी होगी। तो उसकी अगर आपको कैलोरीज वैल्यू निकालनी है तो आपको सिंपली मोलर मास से डिवाइड करना होता है, क्योंकि आपको पता ही है हीट ऑफ कंबशन की डेफिनेशन क्या है, आपको 1 मोल 1 करना है और वो भी आपको कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड करना है। तो इसलिए जो वैल्यू होगी आपकी हमेशा यूनिट जो होगी वो किलो कैलोरी पर मोल या किलो जूल पर मोल आपकी आएगी। अब इसका क्या है मोलर मास, इसका अगर आप निकालने बैठेंगे तो आ जाएगा 12 प्लस कार्बन का 12 होता है प्लस 4 × 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, आपको भी लिखवाए थे मैंने, तो आपका 16 आ जाएगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे 16 से डिवाइड कर दोगे और इसका 900 दे रखा है। तो अगर आपको C2H6 का निकालना है तो C2H6 का निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो है आपका आ जाएगा 12 × 2 प्लस 6 × 1, ये आ जाएगा आपका 30। अगर आप इसका निकालेंगे मोलर मास तो आप इसमें क्या करेंगे, इसकी कैलोरी वैल्यू निकालने के लिए 30 से डिवाइड कर देंगे, ये अप्रॉक्स आ जाएगी आपकी 30 के इक्वल। इसका भी आप निकाल लेना, इसकी आपकी आएगी वैल्यू, ये आ जाएगा आपका 8 और 300 और फिर आपका 4 से फिर काट लोगे आप 2 और आपका आ जाएगा 4 7 और 2 0 5। तो आपके इसकी आ जाएगी 32.33 कह रही हूँ 37.5। तो आप देखोगे इसकी कैलोरी वैल्यूज़ जो है आपकी क्या है ज़्यादा आई हुई है CH4 के कंपैरिजन टू C2H6। तो आपका बेस्ट फ्यूल कौन सा हो गया, यही वाला आपका हो गया।
जैसे मैंने आपको बताया था बेस्ट फूड आपका कौन सा होगा, अगर आपको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा चाहिए, आप बहुत ज़्यादा आपको किसी चीज़ के लिए काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो आपका बेस्ट फूड आपका, जैसे इन सब में अगर कंपैरिजन करने लगो तो घी आपका बेस्ट फूड होगा, फिर उसके बाद बटर, फिर उसके बाद चीज़, और फिर उसके बाद भैंस और गाय के दूध में भी आप भैंस का दूध लोगे तो आपको कैलोरीज ज़्यादा मिलेगी। जैसे कहते हैं ना कि मोटे लोग हैं जो होते हैं तो उनसे कहते हैं कि आप जो है कम कैलोरी वाला मतलब गाय का दूध प्रीफर करे करो, तो उससे क्या होता है आपका वेट जो है मतलब गेन नहीं करोगे आप, आपका वेट उतना ही रहेगा। तो वही है कि आपका जिसकी भी आपकी कैलोरी वैल्यू आपकी ज़्यादा होगी उसी का ही आपका क्या होगा, वही आपका बेस्ट फ्यूल होगा इसमें। तो मीथेन आपका बेस्ट फ्यूल है, क्यों? क्योंकि इसकी कैलोरी वैल्यू ज़्यादा है। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे एक पूछा जा सकता है। अब एक दो क्वेश्चन आपको मैं और करा देती हूँ। अब आपको समझ में आ ही गया होगा हीट ऑफ कंबशन आपका क्या है और हीट ऑफ फॉर्मेशन आपका है क्या। ठीक है, मैं आपको अब एक दो एग्जाम्पल आपके और करवा देती हूँ। क्वेश्चन ये नॉर्मली आपके पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। देखो एक आपको पहले सिंपल क्वेश्चन करा देती हूँ इसमें कि मैंने अगर आपसे पूछ लिया कि विच इज़ द हीट ऑफ कंबशन, इनमें से कौन सी है जो आपकी हीट ऑफ कंबशन है। डेल्टा एस सी से रिप्रेजेंट कर देती हूँ सिंपली इसको। ठीक है, ठीक है, हीट ऑफ कंबशन इनमें से कौन कौन सी हो सकती है। पहले ऑप्शन में दिया हुआ है आपको कार्बन डायमंड के रूप में दिया हुआ है और O2 दिया हुआ है और CO2 में आपका कन्वर्ट हो रहा है और वो भी गैसियस फॉर्म में। ठीक है, बी ऑप्शन में दिया हुआ है आपका कार्बन दिया हुआ है ग्रेफाइट की फॉर्म में दिया हुआ है और आपको O2 दिया हुआ है और CO2 गैसियस आपका बना रहा है। और सी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है कार्बन ही दिया हुआ है, हाफ O2 दिया हुआ है और आपका कार्बन मोनोऑक्साइड आपका बना रहा है। और डी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है H2 है प्लस हाफ O2 है और ये आपका H2O गैसेस में आपका कन्वर्ट हो रहा है। अब देखो इनमें से आपसे पूछ लिया जाए कि हीट ऑफ कंबशन के आपके कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे, तो देखो फर्स्ट वाला आपका होगा, क्यों? क्योंकि कार्बन है, एक तो वन मॉलिक्यूल इसका क्या हो रहा है का कंबशन हो रहा है और कम्प्लीटली आपका हो रहा है, यानी CO2 गैसेस में ही आपका कन्वर्ट हो रहा है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कार्बन का जो होता है वो आपका क्या होता है CO2 गैसियस होता है, हाइड्रोजन का आपका H2O लिक्विड होता है, सल्फर का आपका SO2 गैसियस होता है। तो ये वाला आपका एग्जाम्पल होगा। बी वाला भी होगा, क्योंकि चाहे डायमंड फॉर्म ले लो चाहे ग्रेफाइट फॉर्म ले लो, इसमें कुछ ऐसा तो था नहीं कि आपको एलिमेंटल फॉर्म ही आपकी लेनी है। तो बी एग्जाम्पल भी आपका हीट ऑफ कंबशन को ही बताएगा। लेकिन सी वाला नहीं बन रहेगा, क्यों? क्योंकि इसमें क्या है आपका कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं हो जाता है। CO को भी आप फर्दर ऑक्सीडाइज करके आप क्या कर सकते हैं CO2 में कन्वर्ट, हाफ O2 लेके CO2 में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन इस टाइम पे अगर इस रिएक्शन को अगर मैं देखूं तो इस टाइम पे जो आपकी निकलेगी वो आपकी आ जाएगी हीट ऑफ कंबशन ऑफ आपकी CO आ जाएगी। ठीक है ना, खाली अगर मैं लास्ट इक्वेशन को देखूं तो। अब डी वाला आपका क्या है H2O है, H2 है, हाफ O2 है, H2O गैसेस में चेंज हो रहा है। तो H2O की फॉर्म मैंने आपको बताई थी क्या थी, अगर आप उसका कंप्लीट कंबशन करेंगे या कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपका हो जाएगा वो कन्वर्ट H2O लिक्विड में, तो ये आपका नहीं हो सकता। तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा कैलोरीज वैल्यू ऑफ फ्यूल और हीट ऑफ कंबशन। अब इसके एक दो एग्जाम्पल हम इसके देख लेते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और अच्छे क्वेश्चन आपके हैं। ठीक है, तो देखो अब मैं एक क्वेश्चन आपको बताती हूँ जो आपका रिलेटेड है दोनों क्वेश्चनों से। हीट ऑफ कंबशन का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया उसमें और उस क्वेश्चन में आपका क्या है, आपका इन्वॉल्वमेंट हो गया हीट ऑफ फॉर्मेशन का भी। तो देखो क्या है हीट ऑफ फॉर्मेशन, आपको ध्यान ही होगा जैसे हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए आपको क्या बताया था, आपको एलिमेंटल फॉर्म से आपको बनाना है 1 मोल बनाना है उसका मतलब किसी भी सब्सटेंस या किसी भी उसका जिसका आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन आपको निकालना है। एलिमेंटल फॉर्म इसलिए लेते हैं क्योंकि क्या होता है उनका हीट ऑफ फॉर्मेशन आपका 0 होता है। और हीट ऑफ कंबशन में आपको क्या बताया मैंने, 1 मोल को आपको कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज करना है और आपका जो भी इसमें हीट रिलीज होगी वही आपकी क्या हो जाएगी, हीट ऑफ कंबशन हो जाएगी। तो अब एक एग्जाम्पल हुए, मैं जो इन दोनों क्वेश्चन से ही
दोनों से ही रिलेटेड है, वो मैं आपको बता देती हूँ। प्रीवियस ईयर में आया वही क्वेश्चन है ये आपका, पहले आ चुका है क्वेश्चन, तो आगे भी पॉसिबिलिटी है इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाए। आपको दी हुई है हीट ऑफ कंबशन ऑफ, एक तो आपको दे रखी है कार्बन की हीट ऑफ कंबशन दे रखी है, और वो आपको दी हुई है -393.5। आपको पता है माइनस का साइन इसमें आ क्यों रहा है, वही क्योंकि मैंने आपको बताया था मोस्टली टाइम आपकी क्या है, हीट जो है रिलीज होती है, इसलिए इसमें जो आएगा आपका माइनस का साइन आपका ज़्यादा आएगा। और दूसरा आपको दे रखी है हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड की हीट ऑफ कंबशन आपको दे रखी है, वो दी हुई है -2283 किलोजूल मोल इनवर्स। आपसे पूछना है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आपको कार्बन, यानी हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आपसे पूछा है कार्बन मोनोऑक्साइड का, आपसे पूछा गया है क्या होगा, वही किलोजूल पर मोल में ही आपसे पूछा है ये। तो देखो क्या है हीट ऑफ फॉर्मेशन की, जैसे डेफिनेशन में ये मैंने आपको बताया था कि आपको 1 मोल जो है इसका बनाना होगा, तो 1 मोल आप बनाएंगे इसका कार्बन मोनोऑक्साइड का, इसकी एलिमेंटल फॉर्म से बनाएंगे। कार्बन की एलिमेंटल फॉर्म ग्रेफाइट हो जाएगी, ऑक्सीजन की आपकी O2 गैसियस हो जाएगी, तो ये रिएक्शन आपको इसमें बनानी होगी। तो जब जो भी आएगा आपको वो हीट ऑफ फॉर्मेशन आपका आ जाएगा। अब मैं इनकी रिएक्शंस लिखती हूँ, ए वाले के लिए लिखूँगी, तो ए वाले में आपको क्या है, ये कार्बन की आपको दे रखी है हीट ऑफ कंबशन, तो कार्बन की हीट ऑफ कंबशन वही जब मैंने कहा था कोई फॉर्म ना दे रखी हो तो आप ग्रेफाइट कंसीडर करके चलेंगे, और आपका आ जाएगा O2 गैसियस और CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस टाइम पे जो भी आपकी हीट रिलीज होगी वो आपकी हीट ऑफ कंबशन ऑफ इसकी हो जाएगी -393.5, ठीक है। और इसको लिख सकती हूँ मैं किलोजूल पर मोल, इसकी दे रखी है, यूनिट दे रखी है, मोल इनवर्स कह दो या, ठीक है। और आपको दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड का, आपको दी हुई है हीट ऑफ कंबशन, तो वही इसका अगर कंप्लीटली आपको ऑक्सीडाइजेशन करना होगा तो आप क्या कर सकते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड भी आपका क्या होगा, बस CO2 में कन्वर्ट हो सकता है, तो ये इसका आ गया। और इसकी हीट ऑफ कंबशन आपको दे रखी है -283 किलोजूल मोल इनवर्स। अच्छा देखो क्या है, अगर मैं इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को, इसे मैं मान लूँ इक्वेशन 1 और इसे कह दूँ इक्वेशन 2, तो अगर मैं इक्वेशन 1 में से माइनस कर देती हूँ इक्वेशन 2 को, तो मेरी क्या मिलेगी, यही वाली इक्वेशन 3 ही आपकी मिल जाएगी, आप देखना, तो मिल जाएगी हमें इक्वेशन 3। क्यों, क्योंकि देखो क्या है, आपका O2 गैसियस से आपका कार्बन ग्रेफाइट है, और एक ये है और ये है, तो आपका देखो क्या है, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपका उधर साइड में चला जाएगा अगर मैं इसे माइनस करूँगी इक्वेशन 2 को, तो एक तो देखो आपको बचेगा इक्वेशन 1 में कार्बन ग्रेफाइट बचेगा, प्लस के O2 में से हाफ O2 माइनस करोगे, आपका माइनस के साइन से कह दो, माइनस के साइन का मतलब क्या है, इसको सीधे सीधे आपको उल्टी करके रिएक्शन करके आपको क्या है जोड़ देनी है। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं तो आपका यही तो आ जाएगा CO हाफ O2 गैसियस, और डेल्टा HC आपका आ जाएगा, डेल्टा H जो आएगा वो आपका अभी हो जाएगा पॉजिटिव साइन में, ठीक है, यही तो होगा। अब इसे मान लीजिए मैं कह देती हूँ इक्वेशन 4, या मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 को क्या कर दूँ, आपका ऐड कर दूँ, तो देखो क्या है, इक्वेशन 4 आपकी वही इक्वेशन 2 को मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करने पर बनी है, उल्टा हो जाएगा सीधे सीधे। तो देखो क्या है, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँगी तो CO2 गैसेस है, तो आपकी CO2 गैसेस कटती जाएगी, और O2 और आपका हाफ O2 कट जाएगा, तो आपका बच जाएगा O2 में से हाफ O2 माइनस करोगे तो हाफ O2 गैसेस बचेगा आपका, और ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO में। तो ये क्या हो गई, आपकी हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड ही हो गई, यानी डेल्टा HF ऑफ CO आपकी हो गई है ये, और यही आपको निकालना था। तो इस और इसको इक्वेशन को जोड़ के आई है, तो इनके एंथैल्पी आप जोड़ दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा -393.5 प्लस 283 आप कर देते तो जो भी आता वही इसका आंसर आपका आ जाता। आप कर लेना -110.5 किलो जूल
मोल इनवर्स आपकी आ जाएगी हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी ये आ जाएगी।